हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल एविएटर। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज टी पार्ट 2 का नेक्स्ट पार्ट। मतलब सीरीज 2 पार्ट 2 में आगे फ्लाइट टेस्ट कैरी आउट करने से पहले क्या क्या सर्टिफाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, कैसे उसमें कौन कौन से प्रिकॉशन लेने हैं, क्या मेंटेनेंस प्रोसीजर फॉलो करनी है, वो हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे ड्यूरिंग फ्लाइट टेस्ट क्या क्या डेटा ऑब्जर्व करना है, कौन कौन सा डेटा रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद आफ्टर टेस्ट फ्लाइट उस डेटा को इवेल्युएट कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है। तो अब सर्टिफिकेशन बिफोर फ्लाइट टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो फ्लाइट टेस्ट करने से पहले, फ्लाइट टेस्ट कैरी आउट करने से पहले जो डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल आप मेंटेनेंस कैरी आउट कर रहे हो, रिपेयर कैरी आउट कर रहे हो, या मॉडिफिकेशन या इंस्पेक्शन आपने कैरी आउट किया है, तो उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे कंप्लीट करने हैं। उसके बाद एयरक्राफ्ट को आपको क्या करना है, सर्टिफाई करना है। तो अब डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर जो कंप्लीट करनी है प्लस एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करना है, तो उसकी जो रिगार्डिंग जो अप्रूव्ड प्रोसीजर है, दैट प्रोसीजर इज स्पेसिफाइड इन कंटिन्यूड एयरवर्दीनेस मैनेजमेंट एक्सपोजिशन या फिर मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल, उसमें स्पेसिफाई की हुई है। और उसके बाद आपको क्या करना है, दैट शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द पायलट ऑफ द एयरक्राफ्ट। ठीक है, अगर मान लो वो अगर नेसेसरी है तो आपको क्या करने हैं, वो इन्फॉर्मेशन या वो डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, आपको पायलट को प्रोड्यूस भी करने हैं बिफोर द टेस्ट फ्लाइट। ओके, तो अगर नेसेसरी है तो उसके बाद में अभी जो भी आपका ऑथोराइज सर्टिफाइंग स्टाफ है, मीन सर्टिफाइंग स्टाफ विच इज ऑथोराइज बाय द क्वालिटी मैनेजर, सो वो ऑथोराइज स्टाफ जो होगा आपका सर्टिफाइंग स्टाफ, ही विल इशू द CRS, सर्टिफिकेट रिलीज टू सर्विस। ठीक है, एंड दैट सर्टिफिकेट released to service which is issued for the purpose of flight test, that should be issued in duplicate copy on a performer. ओके, डुप्लीकेट मीन्स दो कॉपी में CRS जो है, सर्टिफिकेट रिलीज टू सर्विस, वो आपका ऑथोराइज सर्टिफाइंग स्टाफ दो कॉपी में इशू करेगा, दो कॉपी इशू करेगा CRS की, एंड बिफोर द फ्लाइट टेस्ट। ठीक है, फ्लाइट टेस्ट कैरी आउट करने से पहले वो इशू करेगा, एंड दिस CRS इज इशूड फॉर द पर्पज ऑफ टेस्ट फ्लाइट ओनली। ठीक है, अब ये जो CRS इशू होगा वो टेस्ट फ्लाइट के लिए ही इशू होगा। और ये जो दो कॉपी में CRS बना हुआ है, इसमें से एक कॉपी जो है वो पायलट जो टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट कर रहा है उस पायलट के पास में जाएगी, मतलब कैरिड ऑन बोर्ड होगी, और दूसरी कॉपी ऑपरेटर अपने पास रखेगा एज अ रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, अब उसके बाद में जो आपका सर्टिफाइंग स्टाफ है, जिसने आपका प्री सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट, प्री टेस्ट फ्लाइट के सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो भी है वो साइन किए हैं, वो क्या इंश्योर करेगा कि जो डॉक्यूमेंट वो साइन कर रहा है उस डॉक्यूमेंट में व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेस्ट फ्लाइट। ठीक है, हमने इतने सारे सर्कमस्टेंसेस देखे हैं कि आप ARC के लिए टेस्ट फ्लाइट कर रहे हो, आप मॉडिफिकेशन की वजह से टेस्ट फ्लाइट कर रहे हो, आप इंजन चेंज की वजह से टेस्ट फ्लाइट कर रहे हो, तो एक्चुअली टेस्ट फ्लाइट का क्या पर्पज है वो आपका मेंशन रहेगा। उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ड्यूरिंग टेस्ट फ्लाइट, अभी जो फ्लाइट क्रू है, जो पायलट है, PIC है, उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व करनी है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उसको रिकॉर्ड करनी है, वो भी उस जो सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है टेस्ट फ्लाइट के पहले जो साइन किए हैं सर्टिफाइंग स्टाफ में, उसमें मेंशन होगा। क्या क्या मेंशन होगा, एक तो होगा पर्पज ऑफ टेस्ट फ्लाइट। ठीक है, टेस्ट फ्लाइट क्यों कैरी आउट कर रहे हैं, और उसके बाद ड्यूरिंग टेस्ट फ्लाइट जो PIC है, पायलटिंग कमांड है या फ्लाइट क्रू है, उसको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है एज वेल एज ऑब्जर्व करनी है, वो सब आपका उसमें सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा, शो करेगा। ठीक है, उसके बाद में पायलट जो टेस्ट फ्लाइंग कैरी आउट कर रहा है उसको भी इसके बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। अब ये हुआ आपका टेस्ट फ्लाइट के पहले क्या क्या सर्टिफाई करना है। तो आप पहले क्या है कि फ्लाइट टेस्ट कैरी आउट करने से पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, एंड जो वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं उसके बाद एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करना है एज पर द अप्रूव्ड प्रोसीजर, एंड दैट प्रोसीजर इज स्पेसिफाइड इन CAMI और MOM। उसके बाद में जो आपका ऑथोराइज सर्टिफाइंग स्टाफ है, जो आपका ऑथोराइज सर्टिफाइंग स्टाफ है, ही विल इशू द CRS इशू किया जाएगा। वो इशू किया जाएगा दो कॉपी में, एक कॉपी कैरिड ऑन बोर्ड बाय द पायलट who is carried out the test flight of the aircraft, तो उसके साथ जाएगा, एंड वन कॉपी इज रिटन बाय द ऑपरेटर फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, और ये जो CRS है ये टेस्ट फ्लाइट के लिए ही इशू किया जाएगा। उसके बाद में सर्टिफाइंग स्टाफ जो है हमारा, जो डॉक्यूमेंट्स साइन कर रहा है सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, वो उसमें ये भी शो करेगा, सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट ये भी शो करेगा व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फ्लाइट एंड व्हाट इज द इंफॉर्मेशन टू बी रिकॉर्डेड बाय द फ्लाइट क्रू ड्यूरिंग द टेस्ट फ्लाइट विच इज ऑब्जर्व एंड रिकॉर्डेड। ओके, तो वो भी करेगा और उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। उसके बाद में अब टेस्ट फ्लाइट के ड्यूरिंग क्या क्या प्रोसीजर है, ठीक है, फॉलो करनी है। तो अब ये बोलता है ऑपरेटर
क्या करेगा, अपने ऑपरेटर जितने भी एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है उसके हर एक एयरक्राफ्ट के लिए एक अप्रूव्ड रूटीन टेस्ट फ्लाइट शेड्यूल प्रोवाइड करेगा, एज वेल एज डिटेल प्रोसीजर आपको टेस्ट फ्लाइट के ड्यूरिंग, ठीक है, आप जब टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट कर रहे हो, फ्लाइट टेस्ट कैरी आउट कर रहे हो, तो वाइल परफॉर्मिंग द flight test, while carried out the carrying while or during carrying out the test flight या flight test, उस समय में आपको कौन कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी है, ऑब्जर्व करनी है, वो डिटेल प्रोसीजर भी प्रोवाइड करेगा, एज वेल एज रूटीन टेस्ट फ्लाइट शेड्यूल। ठीक है, टेस्ट फ्लाइट के लिए रूटीन शेड्यूल प्रिपेयर करके वो शेड्यूल भी क्या करेगा, ऑपरेटर प्रोवाइड करेगा अपने हर एक एयरक्राफ्ट, हर एक टाइप के एयरक्राफ्ट के लिए जो वो ऑपरेट करता है। उसके बाद ऑपरेटर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आपका टेस्ट फ्लाइट शेड्यूल है वो, उसके बाद मैन्युफैक्चरर्स की रिक्वायरमेंट, उसके बाद में डीजीसीए की रिक्वायरमेंट, इनके साथ में वो अप टू डेट रहे, करंट रहे। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल टेस्ट फ्लाइट में डीजीसीए रिक्वायरमेंट कौन सी हमारी सिरिश्टी पार्ट 2 है, तो इसमें अगर कुछ चेंजेस है, अमेंडमेंट्स आई, तो इसके साथ भी वो करंट रहे, अप टू डेट रहे। उसके बाद में मैन्युफैक्चरर कुछ बोलता है कि इस मॉडिफिकेशन के बाद में आपको क्या करना है। अभी ऑब्वियसली अगर कोई मॉडिफिकेशन आप कैरी आउट कर रहे हो और उस मॉडिफिकेशन की वजह से आपके एयरक्राफ्ट के फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसके बाद आप क्या कैरी आउट करना है, टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट करना है। तो वो मॉडिफिकेशन के साथ भी जो भी मैन्युफैक्चरर आपको नोटिफाई करेगा उसके साथ भी आपको क्या करना है, अप टू डेट रहना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद में जितना पॉसिबल है, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, ठीक है, जितना पॉसिबल है, जितना प्रैक्टिकेबल है, उसमें क्या है, जो रूटीन टेस्ट फ्लाइट आप कैरी आउट करेंगे, कंडक्ट करेंगे, वो रूटीन टेस्ट फ्लाइट आपकी होगी मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट पे। ठीक है, जैसे एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होता है, मैक्सिमम रैंप वेट होता है, लैंडिंग वेट होता है, तो वैसे मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, इंक्लूडिंग योर फ्यूल कैपेसिटी। मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट इंक्लूड्स एम्प्टी वेट, ऑल वेट्स। ठीक है, तो अब उसमें आप भी जब भी रूटीन टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट करोगे उस टाइम पे आप वो किस पे कैरी आउट करोगे, एट मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट पे कैरी आउट करोगे। ठीक है, अब ये कैरी आउट करना है तो इसके लिए क्या है, अब उस एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट कितना दिया होगा, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। उससे आपको क्या करना है, कीपिंग इन व्यू द लिमिटेशंस इम्पोज बाय द फैक्टर्स। ठीक है, ये भी आपको ये रखना है कि एरोड्रोम की अल्टीट्यूड कितनी होगी, टेम्परेचर कितना होगा, रनवे की लेंथ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट है, ठीक है, उस टाइप के जो टाइप का एयरक्राफ्ट का आप क्या कर रहे हो, टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट कर रहे हो, तो उस टाइप के एयरक्राफ्ट के लिए जो भी ऑल ऑफ वेट है, उस ऑल ऑफ वेट पे क्या करोगे, आप टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करोगे। अब इसके बाद में रूटीन टेस्ट फ्लाइट प्रोसीजर में क्या क्या इंश्योर करना है, ठीक है, वाइल कंडक्टिंग द रूटीन टेस्ट फ्लाइट आपको क्या क्या कौन कौन सा डेटा इंश्योर करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है, ऑल इंजन ऑपरेटिंग क्लाइंब परफॉर्मेंस इज विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट्स। ठीक है, क्लाइंब परफॉर्मेंस इंजन का, ठीक है, आपका ड्यूरिंग क्लाइंबिंग इंजन पावर क्या थी, ठीक है, आपका फ्यूल कंजप्शन कितना हुआ था, आपका इंजन कितना थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा था, और आपका ऑयल टेम्परेचर कितना था, ऑयल टेम्परेचर कितना था, फ्यूल टेम्परेचर कितना है, आपका ईजीटी क्या है, ये जितने भी परफॉर्मेंस के डेटा है ड्यूरिंग द क्लाइंबिंग, ठीक है, दैट शुड बी इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स। ठीक है, और ऑब्वियसली जो लिमिट्स है वो मैन्युफैक्चरर ने दिए होंगे और हमें हमारा जो मैनुअल है, दैट इज आवर फ्लाइट मैनुअल, उसमें स्पेसिफाई किए होंगे। तो जितने भी क्लाइंब परफॉर्मेंस के टाइमिंग पे लिमिट्स है, दैट शुड बी इन एक्सेप्टेबल लिमिट। उसके बाद में क्रूजिंग स्पीड है, ठीक है, इंजन की क्रूजिंग पावर है, तो क्रूजिंग पावर भी क्या है, क्रूजिंग पावर पे क्रूजिंग स्पीड आपकी विद इन एक्सेप्टेबल या विद इन द रेंज जो कि मैन्युफैक्चरर ने स्पेसिफाई की उसी में होनी चाहिए। स्टॉलिंग स्पीड आपकी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए बियॉन्ड द फिगर। ठीक है, जो फिगर उसने दिए, मैन्युफैक्चरर ने स्पेसिफाई किए मैनुअल में, उससे ज़्यादा आपके एयरक्राफ्ट की स्टॉलिंग स्पीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑपरेटिंग रेंज एयरक्राफ्ट की है, जो मतलब जो वाइब्रेशंस है वो एबनॉर्मल वाइब्रेशंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज पे जितने वाइब्रेशन के दिए हुए स्पेसिफाई किए उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, नो एबनॉर्मल वाइब्रेशंस। ओके, फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेस जो है या फ्लाइट कंट्रोल से वो प्रॉपरली ऑपरेट होने चाहिए, एज वेल एज नॉर्मली एंड सेटिस्फैक्टरली रिस्पॉन्ड भी करने चाहिए। आप जैसे एलेरॉन्स ऑपरेट कर रहे हो तो एलेरॉन के लिए आप कंट्रोल स्टिक ऑपरेट कर रहे हो तो उसी डायरेक्शन में और उतने ही डिग्रीज में एलेरॉन्स ऑपरेट होने चाहिए, एलिवेटर्स उतने ही डिग्रीज में ऑपरेट होने चाहिए, रडर्स उतने ही डिग्रीज में ऑपरेट होने चाहिए, स्पॉयलर्स वैसे ऑपरेट होने चाहिए, फ्लैप्स वैसे ऑपरेट होने चाहिए। तो फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेस या फ्लाइट कंट्रोल्स भी नॉर्मली ऑपरेट करने चाहिए, एज वेल एज सेटिस्फैक्टरली रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए।
उसके बाद में रेडियो रडार इक्विपमेंट प्रॉपरली या करेक्टली फंक्शन करने चाहिए, जैसे कोई एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल है, और जितनी उसकी ऑपरेटिंग रेंज दिया है उस रेंज पे वो प्रॉपरली फंक्शन करने चाहिए। ठीक है, तो ये नॉर्मल रूटीन टेस्ट फ्लाइट प्रोसीजर है। इसमें जितना भी डेटा आ जाएगा वो डेटा आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है एज वेल एज रिकॉर्ड करना है ड्यूरिंग कंडक्टिंग दी या वाइल कंडक्टिंग दी टेस्ट फ्लाइट। ओके, अब हुआ बिफोर टेस्ट फ्लाइट क्या है, ड्यूरिंग टेस्ट फ्लाइट क्या है, अब आफ्टर टेस्ट फ्लाइट। ठीक है, अब फ्लाइट टेस्ट कैरी आउट होने के बाद में आपको फ्लाइट टेस्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है, एंड दैट फ्लाइट टेस्ट रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय एंड कंप्लीटेड बाय द पायलट इन कमांड। ठीक है, जो उस एयरक्राफ्ट की टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट कर रहे थे वो PIC क्या करेंगे, टेस्ट फ्लाइट रिपोर्ट जो है, जो भी उसने फ्लाइट टेस्ट कैरी आउट की है उसका फ्लाइट टेस्ट रिपोर्ट कंप्लीट करेंगे, या कोई और अदर फ्लाइट क्रू मेंबर जिसको कि ऑपरेटर क्या कर रहा है, ऑथोराइज कर रहा है। एक तो PIC पायलटिंग कमांड, या कोई और फ्लाइट क्रू मेंबर ऑफ द एयरक्राफ्ट, उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का जो फ्लाइट क्रू मेंबर होगा वो जिसको कि ऑपरेटर ने ऑथोराइज किया वो क्या करेगा, फ्लाइट टेस्ट रिपोर्ट कंप्लीट करेगा। उसके बाद में रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा, रिपोर्ट में एक तो रहेगा रिजल्ट ऑफ फ्लाइट टेस्ट। ठीक है, आपने फ्लाइट टेस्ट कैरी आउट की, फ्लाइट टेस्ट कैरी आउट करने के बाद में उसका क्या रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री भी हो सकता है, अनसेटिस्फैक्ट्री भी हो सकता है। उसके बाद में आपने अगर कोई डिफेक्ट एक्सपीरियंस किया है, कोई डिफेक्ट आपने ऑब्जर्व किया है ड्यूरिंग फ्लाइट टेस्ट, आपने मतलब पायलट इन कमांड ने, तो वो भी रिकॉर्ड करना है। ठीक है, उसके बाद में एडजस्टमेंट, अगर आपने ड्यूरिंग टेस्ट फ्लाइट अगर कुछ एडजस्टमेंट की है, ठीक है, उसके बाद में जितने भी इंस्ट्रूमेंट से उसकी रीडिंग, ठीक है, वो भी आपको क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है। तो वो भी आपको फ्लाइट टेस्ट रिपोर्ट में क्या करना है, मेंशन करना है। तो क्या क्या मेंशन करना है, पहले तो रिजल्ट, टेस्ट फ्लाइट आपने कैरी आउट करी थी उसका रिजल्ट क्या है। उसके बाद में आपने कोई डिफेक्ट एक्सपीरियंस किया है या ऑब्जर्व किया है तो उसको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद में कोई एडजस्टमेंट कैरी आउट की है आपने फ्लाइट टेस्ट के ड्यूरिंग, तो भी आपको क्या करना है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। उसके बाद में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आप फॉलो करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग जो है वो भी आपको रिकॉर्ड करनी है, और वो आपको क्या बनाना है, फ्लाइट टेस्ट रिपोर्ट बनाना है। इसी को फ्लाइट टेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब जो PIC है, ठीक है, पायलट इन कमांड है, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा किसके लिए, जो भी टेस्ट फ्लाइट का रिजल्ट है वो रिकॉर्ड करने के लिए, और अगर कुछ कमेंट करना है जो कि नेक्स्ट या फर्दर टेस्ट फ्लाइट होगी या नेक्स्ट टेस्ट फ्लाइट होगी, उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, तो वो इन्फॉर्मेशन के भी क्या करेगा, वो कमेंट में दे देगा, राइटिंग में दे देगा। वो दोनों इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है, एक तो टेस्ट फ्लाइट का रिजल्ट रिकॉर्ड करना, और दूसरा अगर कोई इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट टेस्ट फ्लाइट के लिए रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, तो वो इन्फॉर्मेशन राइटिंग में प्रोवाइड करना, ये PIC पायलट इन कमांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद में जो फ्लाइट टेस्ट रिपोर्ट है, ठीक, अब ये फ्लाइट टेस्ट रिपोर्ट की, उसके बाद में अगर कोई डिफेक्ट ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया उस डिफेक्ट की, या एडजस्टमेंट आपने ड्यूरिंग टेस्ट फ्लाइट अगर आपने कुछ एडजस्टमेंट की है, तो उस एडजस्टमेंट को आपको क्या करना है, फ्लाइट लॉगबुक में उसकी एंट्री करनी है। ठीक है, जो भी फ्लाइट टेस्ट रिपोर्ट बनाओगे उसके बाद में कोई डिफेक्ट रिकॉर्ड करोगे या एडजस्टमेंट करोगे, तो उसकी एंट्री आप कहाँ करोगे, फ्लाइट लॉगबुक में करोगे, या फिर कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट जो भी DGCAS से अप्रूव्ड है। इसके बाद में है आपका जो फ्लाइट परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल शेड्यूल्ड एयरलाइंस है, तो वो अपने एयरक्राफ्ट को, जितने भी एयरक्राफ्ट वो ऑपरेट करते हैं उनका फ्लाइट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करनी है। तो कैसे मॉनिटरिंग करनी है, क्या करना है, वो अभी देखते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल एयरलाइंस क्या करते हैं, अपने ऑपरेशन सेक्शन के अंदर एक सिस्टम डेवलप करते हैं। वो सिस्टम क्या करते हैं, आपका फ्लाइट प्लान्स प्रिपेयर करते हैं। फ्लाइट प्लान्स किसके लिए, ऑपरेटिंग क्रू या ऑपरेशन पर्सन के लिए, एंड ये किसके लिए, हर एक एयरक्राफ्ट के लिए जिनके रेवेन्यू फ्लाइट कंडक्ट हो रही है। ठीक है, अब ये कैसे फ्लाइट प्लान वगैरह कैसे प्रिपेयर करना है, उसका क्या है, अभी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस डेटा डॉक्यूमेंटेड बाय द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर किस में डॉक्यूमेंट करेगा या मेंशन करेगा, तो ये करेगा आपके TCDS में वगैरह। तो परफॉर्मेंस डेटा जो भी उन्होंने दिया हुआ है उसको हिसाब से आप क्या करोगे, फ्लाइट प्लान प्रिपेयर करोगे। फ्लाइट प्लान कौन प्रिपेयर करेगा, शेड्यूल्ड एयरलाइंस एक अपने ऑपरेशन सेक्शन के अंडर में एक सिस्टम डेवलप करते हैं, वो सिस्टम क्या करेगी, फ्लाइट प्लान प्रिपेयर करेगी ऑन द बेसिस ऑफ और बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस डेटा विच इज डॉक्यूमेंटेड बाय द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, उसके बाद में इस सिस्टम के अंदर में जो भी ऑपरेटिंग क्रू है, दे शुड एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट बैक ऑन द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, अब इस सिस्टम के अंदर में जितने भी ऑपरेटिंग क्रू है वो क्या करेंगे, रिपोर्ट देंगे
ठीक है। एक्चुअली जो प्रिपेयर्ड फ्लाइट प्लान था उसमें आपका मैन्युफैक्चरर ने जो डेटा दिया था उसके बेसिस पे आपने फ्लाइट प्लान प्रिपेयर किया है, और एक्चुअल आपके एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। एक तो आपने किया कि मैन्युफैक्चरर ने एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दिया होगा जो आपके मैनुअल्स में, फ्लाइट मैनुअल्स में वगैरह मेंशन है, और दूसरा एक्चुअली एयरक्राफ्ट ने कितना परफॉर्मेंस आपको, एक्चुअली परफॉर्मेंस कितना है उसको आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे इस सिस्टम के अंदर में, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई वेरिएशन आता है, सिग्निफिकेंट या मैंडेटरी वेरिएशन आता है एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस में, तो ऑपरेटर क्या करेगा, वो इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट हुई, इसके पीछे क्या रूट कॉज है, क्या रीजंस है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट करेक्टिव एक्शन भी इनिशियली क्या करेगा, इनिशिएट करेगा प्रॉम्प्टली, इमीडिएटली, ठीक है। मतलब अगर कोई वेरिएशन हुआ तो सबसे पहले क्या करेगा, उसका इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करेगा। इन्वेस्टिगेशन क्यों कैरी आउट करना है, ताकि वो क्या कर सके, उस पर जो करेक्टिव एक्शन है, ठीक है, रेक्टिफिकेशन एक्शन है, वो इनिशिएट कर सके इमीडिएटली। वैसे ही शेड्यूल्ड एयरलाइंस क्या है, अपने क्यामो के अंडर में भी एक ईयर का परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सेल डेवलप करते हैं या एस्टेब्लिश करते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी जो भी रेवेन्यू फ्लाइट कंडक्ट करती है उसके अंडर में जितना भी डेटा है, फ्लाइट डेटा है, उनको क्या करते हैं, एनालाइज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ क्लाइंब क्या था, क्रूजिंग स्पीड क्या है, एयरक्राफ्ट का फ्यूल कंजप्शन कितना है, रेडियो एंड रडार इक्विपमेंट है, उनकी रेंज क्या है, ठीक है। उसके साथ क्या करते हैं लोग, जो भी एयर का परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सेल है वो क्या करती है, उसके साथ में कंपेयर करती है, ठीक है। अगर मान लो वो कंपेयर करके रेट ऑफ क्लाइंब जितना दिया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ क्लाइंब कितना दिया मैन्युफैक्चरर ने, उसके साथ और एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना है आपका रेवेन्यू फ्लैश में, उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर उसमें शॉर्टफॉल है, ठीक है, तो वो शॉर्टफॉल डिटेक्ट करने के लिए वो डेटा को क्या करते हैं, फ्लाइट डेटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में मैन्युफैक्चरर के, एयरक्राफ्ट का जो मैन्युफैक्चरर है उससे कंसल्टेशन में या डीजीसीए से कंसल्ट करके शेड्यूल्ड एयरलाइन क्या करते हैं, अपना जो कंटिन्यूड एयरवर्दीनेस मैनेजमेंट एक्सपोजिशन है उसमें क्या करते हैं कि एक्चुअली कितना एक्सेप्टेबल है। अगर शॉर्टफॉल है, ठीक है, तो मेंटेनेंस पर्सन को क्या पता कि कितना शॉर्टफॉल एक्सेप्टेबल है, कितना नहीं है। तो उसके लिए क्या है, मैन्युफैक्चरर से कंसल्ट लेके, उसके बाद में डीजीसीए से कंसल्ट लेके, वो शेड्यूल्ड एयरलाइन क्या करते हैं, अपने एक एक्सपोजिशन में, दैट इज द प्रोसीजर मैनुअल, कौन सा है, कंटिन्यूड एयरवर्दीनेस मैनेजमेंट एक्सपोजिशन, उस एक्सपोजिशन में क्या करते हैं, वो मेंशन करते हैं कि इतना शॉर्टफॉल होगा तो दैट इज एक्सेप्टेबल, ओके। एंड on learning of the shortfall, DGCA may order such further flight test or such other corrective action as considered necessary। अगर शॉर्टफॉल है तो उस शॉर्टफॉल के बाद में डीजीसीए क्या कर सकता है, और एक बार फ्लाइट टेस्ट कैरी आउट करने के लिए बोल सकता है, या फिर कोई करेक्टिव एक्शन आप चेंज करके देखो, एज जो भी नेसेसरी होगा वो आपको डीजीसीए क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, ऑर्डर करेंगे, ठीक है। इसके बाद का जो है इवेल्युएशन वगैरह वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।